नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस कक्षा में एप्लाइड केमिस्ट्री के पहले और दूसरे चैप्टर के मुख्य टॉपिकों का अध्ययन करेंगे और पहले और दूसरे चैप्टर में जो हमारे मुख्य टॉपिक हैं, अध्ययन के साथ साथ अंतिम परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन टॉपिकों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको बताते चलें कि अप्लाइड केमिस्ट्री एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय माना जाता है मैकेनिकल तथा सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को रासायनिक क्षेत्र में बेसिक जानकारी प्रदान करना होता है, ताकि आगे जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो इंडस्ट्रियल में जो रासायनिक क्षेत्र में जिन जिन टॉपिकों का एप्लीकेशन होता है, उन विषय वस्तु का आपको ज्ञान हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग के सिलेबस में एप्लाइड केमिस्ट्री को भूमिका या स्थान प्रदान कराया जाता है। परमाणु संरचना, इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा डाल्टन का सिद्धांत। और ये डाल्टन का सिद्धांत हमारे परमाणु की खोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? परमाणु की खोज। तो आप सभी को बताएं कि सबसे पहले बताया गया या विचार किया गया कि परमाणु पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, जो कैसा होता है? अविभाज्य। मीन्स किसी भी पदार्थ का या किसी भी तत्व का सबसे छोटे से छोटा कण क्या कहलाता? परमाणु कहलाता है। और वह कैसा होता है? अविभाज्य, मीन्स जिसको आप विभाजित नहीं कर सकती। लेकिन जे थॉमसन, रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी आदि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया और उन्होंने फिर बताया कि परमाणु विभाज्य है, मीन्स परमाणु को विभाजित किया जाता है और इसकी एक निश्चित संरचना है। निश्चित संरचना के साथ साथ परमाणु में मूल कण विद्यमान है। तो जो मूल कण है उनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और डाल्टन ने ये बताया कि किसी तत्व के उस छोटे से छोटे कण को, मीन्स कोई तत्व है, किसी तत्व के उस छोटे से छोटे कण को, छोटे से छोटे कण को जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में, जैसा कि अभी आप सभी को डाल्टन के सिद्धांत के बारे में बताया गया था, उसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं और डाल्टन का जो मूल सिद्धांत था उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। डाल्टन ने लगभग 1808 में अपनी विचारधारा रखी और ये लगभग सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में इनकी सबसे पहली परमाणु को लेके एक विचारधारा रखी गई थी। इसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है वो कैसे होते? अविभाज्य। मीन्स किसी तत्व के उन छोटे से छोटे कणों को जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। लगभग 20वीं सदी के प्रारंभ में जे थॉमसन, रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी इत्यादियों ने अपने अपने प्रयोग किए और उन्होंने अपने प्रयोग से बताया कि परमाणु विभाज्य है और इसकी एक निश्चित संरचना है। और संरचना के साथ साथ उन्होंने बताया कि परमाणु में स्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। फिर आगे जाके इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई तथा न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब पहला चैप्टर हमारा परमाणु संरचना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है डाल्टन का सिद्धांत और उसके बाद परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल, जिसमें सबसे पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल। क्या है? थॉमसन मॉडल। THOMSON तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने अपना यह मॉडल सन 1897 में दिया। किसने दिया? जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने बताया
सबसे पहले तो उन्होंने एनोड तथा कैथोड किरणों की उपस्थिति दर्ज कराई, किसके भीतर, परमाणु के भीतर। और फिर उन्होंने यह बताया कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है वो तरबूज के लाल रसदार भाग की भांति होता है, और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज के बीजों की तरह धसे हुए होते हैं, और जो कुल आवेश होता है धनावेशित और ऋणावेशित वो परिमाण में कैसा होता है, बराबर होता है। मीन्स इनके मॉडल को तरबूज मॉडल कहा गया। थॉमसन के अनुसार परमाणु में धन आवेशित तरबूज के खाने वाले लाल रसदार भाग की भांति बिखरा है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित गोले में तरबूज के बीजों की तरह धसे रहते हैं। इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। मीन्स केक से भी तुलना की गई कि जो केक होता है वो धनावेशित भाग की तरह, केक में जो चेरी होती है वो इलेक्ट्रॉन की तरह धसी हुई रहती है। और इनके मॉडल के अनुसार दो बिंदु बताए गए मुख्य रूप से, जिसमें पहला था कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। और दूसरे बिंदु में कहा गया कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है वो परिमाण में कैसा होता है, बराबर होता है, अर्थात परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। और थॉमसन के मॉडल की कुछ कमियां भी थी, जिसमें सबसे पहली कमी ये थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और दूसरी कमी थी रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के निष्कर्ष। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं दर्शा पाई, और दूसरा रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था जिसमें इन्होंने कई बातें रखी, और रदरफोर्ड के मॉडल की वजह से इनके मॉडल को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। अब जो दूसरा मॉडल है हमारा वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का प्रयोग एक सोने की पतली पत्ती पर किया, और पतली पत्ती पर इन्होंने लगभग जो किरणें थी अल्फा किरणें वो समांतर पुंज में भेजी। मीन्स इस प्रकार से यदि ये परमाणु है, ये नाभिक है, पैरेलल किरणें इनके द्वारा परमाणु में गिराएंगे सोने की पतली पत्ती पर। तो कुछ किरणें सीधी निकल गई, कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, और कुछ किरणें टकराकर वापस हो गई। तो इन्होंने बताया लास्ट में, इनके जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने कई बिंदुओं में उसको एक्सप्लेन किया। पहला बिंदु कहता है किसी परमाणु का समस्त धनावेशित उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु का केंद्रक कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनके प्रयोग की व्याख्या कर लेते हैं। इन्होंने अल्फा किरणों को सोने की पत्ती पर गिराया, और इन्होंने देखा कि बहुत सी किरणें एकदम सीधी निकल गईं, अधिकांश किरणें सीधी निकल गईं। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु के भीतर पर्याप्त रिक्त स्थान उपस्थित है। और दूसरा, अधिकांश अल्फा किरणें ऐसी भी थीं जो विक्षेपित हो गईं, अपने मार्ग से कुछ डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गईं, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का जो मध्य भाग है उसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान विद्यमान है, जिसे हम नाभिक या केंद्रक कहते हैं। और नाभिक को परमाणु के भीतर बहुत कम स्थान घेरना चाहिए। मीन्स निष्कर्ष यह निकाला गया कि जो नाभिक का आकार होता है वो परमाणु की तुलना में कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। मीन्स परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो रिक्त होता है। अगला यह है कि जो कुछ धनावेशित अल्फा किरणें थी वो परमाणु के मध्य भाग से टकराकर और पुनः वापस आ गई, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो मध्य भाग है वो कैसा है, धनावेशित भाग है, क्योंकि किरणें भी धनावेशित थी और मध्य वाला भाग भी धनावेशित था। तो जब ये किरणें मध्य वाले भाग से टकराई तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिकर्षण के बल के कारण ये किरणें वापस आ गई। मीन्स जो मध्य का भाग है वो धनावेशित भाग है। और इससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में प्रकाश की गति से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इनके सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 10⁻13 नाभिक की त्रिज्या। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने नाभिक की त्रिज्या की जानकारी भी दी।
मॉडल ने बताया कि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो संपूर्ण परमाणु होता है उस संपूर्ण परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। मीन्स परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो रिक्त होता है। और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के बाहर चारों ओर रहते हैं, चूंकि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश प्रोटॉन के कुल आवेश के समान होता है और इलेक्ट्रॉन का भार बहुत कम होता है, अतः परमाणु का जो समस्त भार है वह उसके केंद्रक में उपस्थित रहता है। रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां भी थी। इसमें सबसे पहली कमी यह थी कि यह जो है इलेक्ट्रॉन की स्थिरता सिद्ध नहीं कर पाए और इनका मॉडल इस कारण से स्वीकार नहीं हुआ। और दूसरा मॉडल यह था कि यह मॉडल परमाणु की कक्षाओं में उपस्थिति तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या इत्यादि का ज्ञान नहीं दे सका। तो यह दो कारण मुख्य रहे कि इनका मॉडल मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। मीन्स रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रक में धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं, बंद कक्षकों में घूमते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अनुसार यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते घूमते अपनी एनर्जी का क्षय करेंगे, एनर्जी का लॉस करेंगे और फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की कक्ष की त्रिज्या घटती रहेगी और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्रक में गिरकर नष्ट हो जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु यह संभव नहीं है। यही मुख्य कारण था कि रदरफोर्ड के मॉडल को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। तो यह दो मॉडल आज हमने अपनी इस कक्षा में पूर्ण किए हैं। अब आगे की कक्षा में आपको बोहर का परमाणु मॉडल, सोमरफील्ड द्वारा बोहर के मॉडल में सुधार, परमाणु के भाग, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, क्वांटम संख्याएं, पाउली का अपवर्जन का नियम तथा पहले चैप्टर में जो भी रिक्त टॉपिक रह गए हैं उन सभी टॉपिकों की चर्चा अगली वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष की जाएगी। अब यदि आपको इन वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और अपने इंजीनियरिंग संबंधी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। हमारे द्वारा लगातार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लगभग सभी विषयों और सिविल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समस्त विषयों की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपकी अंतिम परीक्षा के लिए अच्छे सिद्ध होंगे। आपको इन वीडियो से काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो आप हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमारी इन वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप अपने कुछ सुझाव, विषय संबंधी सुझाव, अन्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कृपया कर अपने सुझाव प्रस्तुत करें, ताकि हम उन सुझाव के माध्यम से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तथा सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक विशेष योगदान प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।